तो कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा एक टॉपिक चल रहा है, एक चैप्टर चल रहा है वाक्य भेद। क्या चल रहा है बच्चों? वाक्य भेद। इसके अंदर हमने दो चीजें समझ ली थी। नंबर एक पर वाक्य के क्या तत्व होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वाक्य के तत्व को समझ लिए थे। और नंबर दो पर हमने समझ लिया था वाक्य के अंग। और आज जो तीसरे नंबर पर हम समझने जा रहे हैं वो होगा वाक्य के भेद। तो मैं आपको बता दूं कि वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो आज का जो नंबर 3 का टॉपिक है इसमें वो है वाक्य भेद। और वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो आइए आज की जो क्लास होगी वो वाक्य भेद की होगी कि वाक्य भेद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। टॉपिक है आज का अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं 8। ये फिक्स है, इसे याद करके रखना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। क्वेश्चन बनता है तो हमें आंसर पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं हमारे पास 8। अब ये होते कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। ठीक है ना, ये 8 होते हैं, ये बात सच है, पर ये 8 कैसे होते हैं आइए इसे हम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर इसी क्रम में जो नंबर 1 पर आएगा वह है आपका विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। अभी विधानवाचक क्या होता है सबसे पहले ये समझना है। अब जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी सूचना देते हैं, क्या करते हैं? कोई भी सूचना देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो शेयर करते हैं या बताते हैं। तो उसके लिए हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वह वाक्य हमारा विधानवाचक होता है। तो यहाँ से परिभाषा बनती है जिन वाक्यों से सूचना का मिलना पाया जाता है वह वाक्य विधानवाचक होते हैं। क्या होते हैं? विधानवाचक। अभी अगर बात पूरी समझ में नहीं आई हो तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा हमारा ये पॉइंट। मैंने लिखा अरुण चाय पीता है या अरुण ने चाय पी। अरुण ने चाय पी। तो यहां से हमें क्या मिली? एक सूचना मिली। सूचना क्या मिली? चाय पीने की। या करके अरुण ने दूध पिया। अरुण ने दूध पिया। तो यहां से हमें क्या मिली? एक जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? कि अरुण ने जो है दूध पी लिया है या अरुण ने चाय पी है। या फिर मैं कहूं वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। तो ये क्या हमें सूचना मिल रही है। तो जिन वाक्यों से हमें सूचना मिलती है उन वाक्यों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? विधानवाचक वाक्य की कैटेगरी में रखा जाता है। अर्थ के आधार पर एक होता है हमारे पास विधानवाचक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर यह है कि एक बार बच्चा सीख ले तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आसान भी। ठीक है, टॉपिक आसान है परंतु हमने नहीं पढ़ा और हम इसके बारे में नहीं जानते तो हम गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ विधानवाचक। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो होता है हमारा निषेधवाचक। नंबर 2 होता है, ये बिल्कुल आसान है, निषेधवाचक। इंग्लिश में कहेंगे तो निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से हमें काम का ना होना या ना होने की सूचना मिलती है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधवाचक
वाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे हम बच्चों? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। पर याद रखना, कभी भी एक वाक्य में एक से ज़्यादा निषेधवाचक चिन्ह नहीं लगने चाहिए। मतलब एक ही सेंटेंस में 2 बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो जब कोई भी 2 बार नहीं बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर बात करें तो लिख सकते हैं, माली ने बगीचे में पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तो हमें यहाँ से क्या सूचना मिल रही है? काम ना होने की सूचना मिल रही है कि काम नहीं हुआ। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। अरुण ने दूध नहीं पिया, अरुण ने दूध नहीं पिया। तो दूध ना पीने की सूचना मिल रही है। किसकी सूचना मिल रही है? दूध ना पीने की। तो इन वाक्यों को तो बड़े आराम से हम लोग पहचान लेते हैं। अगर इनके लिए हमने स्टडी नहीं भी किया है तो भी हम इस वाक्य को पहचान लेते हैं कि ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। चलते हैं नंबर 3 वाक्य की तरफ। अब यहाँ से थोड़े वाक्य अच्छे आएंगे जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, पर टफ नहीं है, तो हमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होगी इन्हें सीखने सिखाने में। आइए अगला वाक्य हमारे पास है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। अब जैसे कि आप लोगों को नाम से रियलाइज हो रहा होगा कि ये आज्ञावाचक वाक्य है और इसके अंदर क्या दिया जा रहा होगा? किसी प्रकार की आज्ञा दी जा रही होगी, आपको ऐसा फील होगा। आइए देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञावाचक वाक्य कहता है। ऐसा नहीं है कि साफ साफ डांटा जाएगा या कुछ करा जाएगा, उस सेंस काम करेंगे। याद रखेंगे, सेंस काम करेंगे। मैंने कहा जाओ पानी ले आओ, जाओ पानी ले आओ, जाओ पानी ले आओ। मैंने क्या कहा? जाओ पानी ले आओ। तो यहां पर क्या है? ये आज्ञावाचक है। मैंने कहा बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। क्या हुआ? उपदेश हुआ। देख लो, जाओ पानी ले आओ आज्ञा हो गई, बड़ों का सम्मान करो उपदेश हो गया। तो कितने आराम से हम इसे समझ रहे हैं। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, अरुण तुम बैठकर पढ़ो, अरुण तुम बैठकर पढ़ो। तो ये कैसे वाक्य हैं? या तो आज्ञा है, प्रार्थना है, या फिर उपदेश है। ठीक है ना? भगवान की पूजा करो, उपदेश है। बड़ों का सम्मान करो, उपदेश है। अपना कार्य हमेशा समय से समाप्त करो, उपदेश है ना? तो कुछ उपदेश हैं, आज्ञा है, प्रार्थना है, ये सब किस में आएंगे? आज्ञावाचक में। ऐसा नहीं उपदेश दे रहे हैं तो आज्ञावाचक में नहीं आएगा, ये भी आज्ञावाचक का ही अंग है। तो हो गए हमारे 3 भेद पूरे। चलते हैं नंबर 4 पर। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, ये पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए नंबर 4 को देख लेते हैं कि नंबर 4 में हमें क्या बताया जा रहा है। तो नंबर 4 है बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत इजी है ये वाला, प्रश्नवाचक। क्या है ये? प्रश्नवाचक। अब बात हो रही है यहाँ पर प्रश्नवाचक की, तो बहुत ही आसान। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार का
प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब बात हो रही है कि प्रश्नवाचक वाक्य कह रहे हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं इसके एग्जाम्पल, जो कि बिल्कुल आसान है। मैंने कहा, क्या अरुण ने दूध पिया? क्या तुम बाजार से फल लाए? क्या तुम बाजार से फल लाए? तो ये क्या क्वेश्चन मार्क है। इसकी एक और पहचान है कि अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर होगा, तो इसे पहचानने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसे, बट क्रम में है तो पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। हमने 4 कर लिए हैं, 4 और बचे हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जिसके अंदर से निषेधवाचक हुआ और आपका प्रश्नवाचक हुआ, जो कि बेहद ज़्यादा सरल माने जाते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी विशेष प्रकार की ट्रिक या स्टडी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 है इच्छावाचक। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, आदि का ज्ञान होता है, वह वाक्य इच्छावाचक होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे मैंने कहा तुम्हारा कल्याण हो, क्लियर है? तुम्हारा कल्याण हो, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये इच्छा भी हो सकती है और आशीष भी हो सकता है, ठीक है ना? तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या हुआ आपके लिए? इच्छा। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये हुई इच्छा। आज तो मैं केवल छोले चावल खाऊंगा, छोले चावल खाऊंगा, ये क्या हुई? इच्छा हुई। ये क्या हुआ? आशीष हुआ, शुभकामना हुई, ये इच्छा हुई। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे वो इच्छावाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन्हें आप आराम से पहचान लेंगे। आप तो मालूम ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, बड़े होकर बाबू बनो, वो वाला बाबू नहीं जो सोच रहे हो, है ना? चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ये था हमारा इच्छावाचक, तो ये हमें अच्छे से याद हो गया होगा। क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बताएं। थोड़ा स्लो से चल रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझते हुए हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 6 पर आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, ये सरल टॉपिक है एकदम। मैं आपको बता दूं, मतलब ऐसे नहीं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला टॉपिक, इजी टॉपिक है, तो एक बार देखने से ही ये अच्छे से समझ में आ जाता है। तो संदेहवाचक नाम से पता चल रहा होगा क्या हो रहा है? संदेह, मतलब कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार का संदेह या संभावना प्रकट हो, या संभावना प्रकट हो, तो वह संदेहवाचक वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? संदेहवाचक। जैसे शायद वह आज आएगा, शायद वह आज आएगा, तो क्या हुआ? एक संदेह प्रकट हो रहा है, एक संभावना प्रकट हो रही है सेंटेंस से।
शायद वर्षा हो जाए, शायद वर्षा हो जाए, ठीक है ना। शायद वर्षा हो जाए, शायद वह आज आएगा, ठीक है ना। हो सकता है रमेश इस बार पास हो जाए, हो सकता है रमेश इस बार पास हो जाए, हो सकता है रमेश इस बार पास हो जाए। तो क्या है, ये संभावना या संदेह प्रकट कर रहे हैं वाक्य, और इन वाक्यों को आप बड़ी आसानी से सिर्फ पढ़ के पहचान सकते हैं कि कैसा संदेह और कैसी संभावना प्रकट हो रही है, और आप आराम से लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य आएगा, ये संदेहवाचक की कैटेगरी में रखा जाएगा। वही आपसे क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत से पहले जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है अगर वो रेड है और आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो उसे अपने जादुई हाथों से कर दें ब्लैक। बस इतना ही। चलिए नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यह है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक। अब आपने इससे पहले भी विस्मयवाचक का नाम कई बार सुना होगा, मतलब कि जिन वाक्यों से घृणा, खुशी, चलिए घृणा, खुशी या आश्चर्य आदि प्रकट हो तो वह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं इसके, पहली बात तो इसकी एक पहचान है वही कि इसके अंत में ये वाला चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाले में लगा हुआ होता है, तो इसकी भी एक पहचान है कि इसमें ये वाला चिन्ह लगा हुआ होगा। वाह, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। आहा, वह चल बसा, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको इसी प्रकार के भाव देगा, घृणा देगा, छी, यू आर डिस्कस्टिंग, ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, कोई घृणा, खुशी, आश्चर्य, एक सी चीज़ों का आभास होगा, ये तो विस्मयदिबोधक। पर इसकी आसान बात यह है कि इसके अंत में ये वाला चिन्ह देख रहे होंगे लगा हुआ मिलता है, तो बच्चा इसे बहुत आसानी से कवर अप कर लेता है, उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं और है संकेतवाचक। अब नंबर 8 है संकेतवाचक। आप देख रहे होंगे ज़्यादा टफ ये है नहीं, इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आप पहले से जानते थे, बल्कि मैं तो कहूँगा सारी जानते थे, होशियार बच्चे हैं आप सब, है ना। चलिए देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या इसके अंदर बसता है। अगला है नंबर 8 संकेतवाचक। जिन वाक्यों से किसी शर्त का बोध होता है, किसी शर्त का बोध होता है, वह वाक्य संकेतवाचक होते हैं। अर्थात एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे कि हम लिखें एग्जाम्पल के तौर पे, वह परिश्रम करेगा तो अवश्य पास हो जाएगा, तो अवश्य पास हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो पास होना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? उसके परिश्रम करने पर। वह परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। चलिए, तो ये थे आज 8
हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो आज मैं समझता हूँ कि ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आज इस टॉपिक को पूरा का पूरा फिनिश करेंगे हम, चाहे क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए। और अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अब देखेंगे हम लोग रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पर मैं बता दूं कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और ये टॉपिक हम एक बार पहले कर चुके हैं, तो इसे हम केवल सरसरी तौर पर करेंगे जिससे कि आप सीख जाएं। 3 होते हैं, जिसके अंदर आता है एक सरल वाक्य, यहाँ से क्वेश्चन भी अधिकतर आते हैं। अगला होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है आपका मिश्र वाक्य। क्योंकि टॉपिक में बहुत अच्छे से करा चुका हूं पहले, तो इसे सिर्फ सरसरी तौर पर देखेंगे। सरल वाक्य क्या होता है? जैसे राधा गाना गाती है, विशाल मूवी देखता है, विशाल पिक्चर देखता है, चलिए पिक्चर देखता है। अब यहीं पर बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो यह हुआ आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब है जिसके अंदर एक उद्देश्य हो प्लस एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं ये मैं आपको इसकी पिछली क्लास में समझा चुका हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से संयुक्त की तरफ। संयुक्त क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि जब दो, संयुक्त क्या बताता है कि सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, ये दो मिलकर संयुक्त वाक्य मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, पर जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा गाना गा रही है, गाना गा रही है, तथा विशाल पिक्चर देख रहा है, तथा या फिर और विशाल पिक्चर देख रहा है, पिक्चर देख रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो एक सरल वाक्य ये और दूसरा सरल वाक्य ये, इन दोनों को किससे जोड़ा? तथा से। तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। मिश्र की बात कर लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये शॉर्ट में मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि टॉपिक हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं और वहां पर हमने ये बहुत ही अच्छे से समझा भी था। सो इसीलिए केवल इसे सरसरी तौर पर देख रहे हैं ताकि याद आ जाए। मिश्र वाक्य होते हैं कि जहां पर एक सरल वाक्य हो प्लस आश्रित वाक्य हो। आश्रित वाक्य का मतलब है कि जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरापन महसूस करे। आश्रित भी नहीं कह सकते पर अधूरापन महसूस करेगा। जैसे मैं आपको सिखाता हूं, लिखा है मैं यह जानता हूं, मैं यह जानता हूं कि तुम परेशान हो, परेशान हो। अब यहां पर देखो, अब यहां पर अगर मैं इतना ढक लूं कि तुम परेशान हो, ये ढक लिया, और सिर्फ इतना बोलूं कि मैं जानता हूं कि, तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी उठेगी, एक भावना उठेगी कि क्या जानते हो सर, बताओ तो सही। तो जब ऐसी प्रकार की भावना मन में उठे, क्यूरियोसिटी मन में उठे, तो समझ लो मिश्र वाक्य है। और जब सिंपल 2 वाक्य जुड़े हुए हैं तो वो ऐसे होंगे। जैसे मैंने कहा राधा गाना गा रही है, तो कोई क्यूरियोसिटी उठी नहीं। मैंने कहा कि राधा कह रही है कि, और मैं चुप जाऊं, तब मन में सवाल उठेगा कि क्या कह रही है। तो इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य होंगे। जहां पर 2 संयुक्त सरल वाक्य जुड़े हुए हैं वो सरल वाक्य होंगे, और जो कि सरल वाक्य है वो तो सीधा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा होगा। तो ये होते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। इन्हें आप पहचान सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और ये टॉपिक हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। अगर आप सारी वीडियो देखते हुए आते हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो ये हुए रचना के आधार पर वाक्य। और रचना के आधार पर कितने वाक्य हैं प्यारे बच्चों? रचना के आधार पर हमारे पास वाक्य हैं 3। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य। अगला टॉपिक है इसी में उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब है क्लॉज, जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पर ये उपवाक्य में क्या समझाना चाहते हैं या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आएगा और बच्चों को पता होना चाहिए, आइए उसकी बातचीत कर लेते हैं। जब
किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, जब एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उस वाक्य को उपवाक्यों में बांटा जाता है। उपवाक्यों में बांटा जाता है, जहां पर एक मेन वाक्य होता है, मतलब कि मेन का मतलब है कि प्रमुख वाक्य होता है, तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हैं। क्लियर है? ये अभी उतना समझ में नहीं आया होगा जितना आना चाहिए था। अब ये समझ में आएगा। तो इसी के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है संज्ञा उपवाक्य। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता ही बनता है, पर मैं इसकी डिटेल ज़्यादा ना समझाकर आपको सीधे सीधे इसकी ट्रिक समझाऊंगा ताकि आप इसे कर पाएँ, क्योंकि ट्रिक ऐसी है जो 100% काम करती है। अगर 100% काम नहीं कर रही होती तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझाता। फिलहाल बात हो रही है संज्ञा उपवाक्य की, तो पहले इसके पहले कि आप नीचे संज्ञा उपवाक्यों को पढ़ें या ध्यान दें इस पर, उससे पहले इस परिभाषा को क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। समझ लेते हैं ये है क्या संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया कर्ता कर्म के पूरक हो वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। ये तो है इसकी परिभाषा, पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि मोस्टली बच्चा इसे परिभाषा से नहीं पहचान पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रह जाता है, जिसके लिए निकाली गई है ट्रिक। आइए उसे समझ लेंगे इसी के आधार पर यह भी याद होनी चाहिए। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, मैं जानता हूं कि, इसी के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप कहां रहते हैं। तो हमसे पूछा जाए बताइए इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है या कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो यह है संज्ञा उपवाक्य। क्यों? याद रखेंगे पहचान क्या है, संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है। जो आश्रित उपवाक्य की से शुरू होते हैं, की से शुरू होते हैं, वे आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आप कहां रहते हैं, मैं जानता हूं कि आप समझदार हैं, है ना। मोहन जानता है कि तुम कहां छुपे हुए हो, तो मोहन जानता है कि, तो कि तुम कहां छुपे हुए हो, ये सेंटेंस क्या हुआ? की से लेकर आगे तक का संज्ञा उपवाक्य हुआ। तो पहचान क्या है? की से शुरू होगा तो आप पहचान लेंगे। बस ये याद रखना है कि ये की से शुरू होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये था संज्ञा उपवाक्य। अगला है आपका विशेषण उपवाक्य। कौन सा है बच्चों? विशेषण। मैं आपको पहले बता दूं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए बनता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसे अच्छे से सीखें और सीखते ही रहें, है ना। नंबर 2 है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य एग्जाम में आपको इसे पहचानना होता है कि कौन सा विशेषण, कौन सा संज्ञा और कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि 3 ही प्रकार के उपवाक्य हैं यहाँ पर। तो जब आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के
संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तो वह विशेषण उपवाक्य होता है। विशेषण उपवाक्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, वैसे इसे आप पहचान लेंगे परिभाषा के थ्रू भी, और इसकी भी एक ट्रिक है और पहचान है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद इसकी पहचान देख लेंगे जो इसकी ट्रिक के रूप में यूज होती है, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। क्लियर है? और देख लेते हैं कि कैसे पहचानते हैं और एग्जाम्पल के रूप में आपके पास क्या है। वह लाल कमीज में जो लड़का है, लाल कमीज में जो लड़का है मेरा भाई है। मेरा भाई है। अब हम पढ़ेंगे, वह लाल कमीज में जो लड़का है वह मेरा भाई है। तो यहां पर जो ये शब्द है जो लड़का मेरा भाई है, ये क्या हुआ? ये आपका विशेषण उपवाक्य हुआ। क्या हुआ? एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत गोरा था। क्या था? गोरा था। तो जो बहुत गोरा था, ये क्या हुआ? ये आपका विशेषण उपवाक्य हुआ। तो यहां से पहचान बनती है कि जो आश्रित वाक्य, जो आश्रित उपवाक्य जो से शुरू होता है, शुरू होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। विशेषण उपवाक्य होता है। कैसा होता है बच्चों? विशेषण उपवाक्य होता है। पर मैं बता दूं, हमेशा यहां जो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो के कुछ रूप भी होते हैं, जैसे जिसने, जिसे, जो, है ना। इस प्रकार के इसके जो हैं, इसे इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। तो इन पे भी आप ध्यान रखेंगे, जिसे, जिसने, जिसको, है ना। ये सब जो के ही रूप है। अगर ये भी होगा इसके स्थान पर, ठीक है ना, यह वही आदमी है जिसको मैंने धक्का मारा था। यह वही आदमी है जिसको मैंने धक्का मारा था। तो जिसको मैंने धक्का मारा था, ये क्या हुआ? विशेषण उपवाक्य। तो अभी मुझे बताइए, कंफर्म है या नहीं है? तो कितना आराम से आप उपवाक्य को भी कर सकते हैं। चलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य पर। क्रिया विशेषण उपवाक्य भी एकदम आसान है, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। फिलहाल ये उपवाक्य वाला पोर्शन भी आज आपको समझ में आ जाएगा और ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण से आपके केवल 3 चैप्टर बचेंगे, जिन्हें हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे। नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए समझते हैं। जो आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि
वह अच्छा नहीं है। तो क्योंकि वह अच्छा नहीं है, ये यहां से आगे को क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। क्या हुआ, क्रिया विशेषण। तो इसकी कोई पहचान भी है, पहचान समझते हैं, फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं क्रिया विशेषण में। इसमें कुछ फिक्स शब्द हैं, जैसे क्योंकि, जिसने, जिसने के आधार पर होगा जितने, जितने, जहां, जैसा, जब, जिधर। तो कुछ ये निश्चित शब्द हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगर ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो समझ जाएंगे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। तो जब वर्षा हो रही थी, ये क्या हुआ, आपका क्रिया विशेषण हुआ। क्यों, क्योंकि किससे शुरू हुआ, जब से। तो इसे भी आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये थे आपके उपवाक्य। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।